अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश जिंदा हो गई का 5वां हिस्सा। पुलिस की एम्बुलेंस कब्रिस्तान पहुंची तो सिपाहियों की कुचली हुई लाशें बिखरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर विलियम और बहराम लोहे के उस जाल को देख रहे थे जिसे तोड़कर देव पैकर लाश आजाद हो गई थी। मोटे लोहे की जंजीरें बिजली के शदीद झटके और गर्मी से जगह जगह से पिघल गई थी। इंस्पेक्टर को हैरानी थी कि इतनी जोरदार बिजली लाश के अंदर कहां से पैदा हो गई, मगर बहराम को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि ऐसा क्यों हुआ है। नया गोरकन भी वहां मौजूद था और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उस रात वो झोंपड़ी में नहीं था, वरना लाश उसका भी कचूमर निकाल देती। इंस्पेक्टर को अभी तक ये इल्म नहीं था कि यह काम एक लाश का है जिसे दोनों डॉक्टरों ने मिलकर तख्लीक किया है। वो यही समझ रहा था कि यह कोई कातिल है जो बेहद ताकतवर है और जिसने किसी न किसी तरह बिजली के करंट से काम लेना भी सीख लिया है। उसने बहराम से बात की तो वह जानबूझकर अनजान बनकर बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है इंस्पेक्टर, कातिल बिजली से काम लेने में माहिर मालूम होता है, लेकिन बहराम हम उसे यूं बेदर्दी से लोगों की जानों से खेलने की कब तक इजाजत देंगे, जब तक कि हम उसे गिरफ्तार नहीं कर लेते। और उसे गिरफ्तार कैसे करें, इसका तरीका मैं तुम्हें थाने चलकर बताऊंगा इंस्पेक्टर। पुलिस की एम्बुलेंस में ही बैठकर चारों लाशों के साथ इंस्पेक्टर और बहराम वापस थाने आ गए। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को बमा इनाम और तारीफी सनदों के उनके वारसों के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर और बहराम सर जोड़कर बैठ गए और लाश की गिरफ्तारी के बारे में बातें करने लगे। इतने में फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सूबे के वजीर आला बोल रहे थे, इंस्पेक्टर, कब्रिस्तान वाले कातिल की ताज़ा तरीन वारदात ने सारे मुल्क में कोहराम मचा दिया है। मैं बेहद परेशान हूं। आखिर तुम लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप लोग अभी तक अपनी कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्या वो कोई आसमानी मखलूक है, कोई भूत है जिसे आप पकड़ नहीं सके? गजब है कि वो आपके लोहे के जाल को भी तोड़कर भाग गया और आप लोग उसका मुंह ही तकते रह गए। आखिर वो है क्या? सर, बिजली के शदीद झटकों ने लोहे के जाल को पिघला दिया था और कातिल फरार हो गया। ये कैसी बिजली थी कि जिसने लोहे को पिघलाकर मौम कर दिया, मगर कातिल बिल्कुल महफूज रहा? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही। सर, मैं और बहराम यही मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिस्टर बहराम यहां मौजूद हैं? जी हाँ, वो इस वक्त मेरे पास बैठे हैं। जरा उन्हें फोन दे। यस सर। इंस्पेक्टर ने फोन बहराम को देते हुए कहा कि सूबे के वजीर आला उससे बात करना चाहते हैं। बहराम ने फोन कान के साथ लगाकर कहा, आदाब सर। मिस्टर बहराम, मेरे लिए इस मफरूर कातिल ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। यह शख्स खुले बंदों लोगों का खून कर रहा है और आप लोग उसका मुंह तक रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो मैं इस सूबे के अवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर या तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा और या मुझे पुलिस के सारे महकमे को तब्दील करके नया स्टाफ भर्ती करना होगा। सर, आप हमें 2-1 रोज की मोहलत दे दें, हम कातिल को जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। सवाल यह है कि इतने दिन तक आप क्या करते रहे हैं? आप फिक्र न करें सर, ना तो आपको वजारत से मुस्तफी होना पड़ेगा और ना पुलिस के स्टाफ को बदलना पड़ेगा। हम कातिल को पकड़ने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर बहराम, मुझे दिन बताएं, आप किस रोज तक उस संगदिल कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर आप मुझे दिन नहीं बता सकते तो फिर मैं अपने तौर पर कोई भी कार्रवाई करने में हक बचाने होगा। आखिर मुझे भी इस मुल्क में जिंदा रहना है, हुकूमत चलानी है। आप लोग कानून और लोगों की जानो माल के मुहाफिज हैं। अगर आप फराइज को अदा करने में आप लोग नाकाम हो गए तो फिर सूबे का सारा नज़्म और नस्क बिखर कर रह जाएगा। बहराम इस दौरान में सोचता रहा कि वो वजीर आला से कितने यौम की मोहलत तलब करे। उसने अपने दिमाग में एक हिसाब लगाया लिया तो कहा, सर, आप हमें सिर्फ 7 रोज की मोहलत दे दें। 7 रोज के अंदर अंदर हम कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर आला ने कहा, और अगर ऐसा ना हो सका तो? सर, इंशाल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। बहराम ने फोन बंद किया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने सर पकड़ लिया। बहराम, ये तुमने क्या जुल्म किया? 7 रोज के अंदर अंदर भला हम इतने खौफनाक कातिल को कैसे पकड़ सकेंगे? बहराम ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। फिर आप कितने दिनों में उसे पकड़ सकते हैं इंस्पेक्टर? कम अज कम 1 माह का अरसा तो लग ही जाएगा। बहराम ने पतलून की जेब में हाथ डालकर इंस्पेक्टर के करीब आकर कहा, इंस्पेक्टर, इस दौरान में आपको नौकरी से जवाब मिल चुका होगा। इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि वजीर आला ने मुझे फोन पर साफ लफ्जों में कह दिया है
کہ اگر ہم جلد سے جلد قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں مجبوراً پولیس تھانے کے موجودہ سٹاف کو معطل کر کے نئے سٹاف کو بھرتی کرنا پڑے گا۔ اف میرے خدا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے صرف 7 دن کی مہلت دی ہے، انسپیکٹر نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ اور اگر 7 دنوں میں ہم قاتل کو نہ پکڑ سکے تو میں اسے اس دفعہ ضرور قابو کر لوں گا۔ انسپیکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، گویا اسے قطعی طور پر یقین نہیں تھا کہ بہرام اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ اسے اب اپنی نوکری کی فکر پڑ گئی تھی۔ مفرور قاتل اس کے اور بچوں کی روزی کے لیے ایک کھلے خطرے کا نشان بن گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ اگر پولیس کے سارے عملے کو معطل کر دیں تو وہ حق بجانب ہوں گے۔ آخر پولیس ہوتی کس لیے ہے؟ مگر سوال یہ تھا کہ پولیس کا مقابلہ کس قسم کے قاتل سے تھا؟ یہ ایک جن بھوت قسم کا قاتل تھا جو بڑے سے بڑے تناور درخت کو دھکا مار کر جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا۔ وہ طاقتور ہی نہیں بلکہ بجلی کے کرنٹ سے بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ اگر ہاتھ لگا کر لوہے کے جال کو موم کر سکتا تھا، اگر رائفل کی گولی اس پر اثر نہیں کرتی تھی تو اس کا گرفتار کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ بہرام نے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں انسپیکٹر۔ ہیں؟ تم جا رہے ہو؟ مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ 7 روز تو دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ بہرام مسکرایا۔ تم بہت پریشان ہو رہے ہو انسپیکٹر۔ تو کیا میں گھی کے چراغ جلاؤں، خوشیوں کے گیت گاؤں؟ بہرام، تمہیں اچھی طرح معلوم ہو چکا کہ میری روزی اور میرا سارا مستقبل خطرے میں ہے۔ خود تم سے فون پر وزیر اعلیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر قاتل اسی طرح وارداتیں کرتا رہا تو وہ سٹاف کے سارے عملے کو جواب دے دیں گے۔ کیا پریشان ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہمت سے بھی تو کام لینا چاہیے۔ اگر ہم نے بھی ہمت ہار دی اور پریشان ہو گئے تو پھر تو ہم قاتل کے قدموں کا بھی سراغ نہ لگا سکیں گے۔ اسے گرفتار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ انسپیکٹر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، لیکن بہرام مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں پریشانی سے نجات کیسے حاصل کروں؟ مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو، میں فوراً خوش ہو جاؤں گا۔ قاتل کبھی ہیکل ہی نہیں، انہونی طاقت کا مالک ہے۔ اس پر خنجر گولی اثر نہیں کرتی، وہ لوہے کی زنجیر کو پگھلا دیتا ہے اور پھر وہ ہر روز کوئی نہ کوئی قتل کی واردات کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسے قاتل کو ہم کیسے گرفتار کریں گے؟ اس وقت تو تم مجھے اجازت دو انسپیکٹر، میں کل آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ ہم 7 یوم کے اندر اندر کیوں کر اس انوکھے قاتل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کل تک تم کوئی حل تلاش کر لو گے بہرام؟ کیوں نہیں؟ انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر انسان کوشش کرنا بھی چھوڑ دے تو پھر دنیا کے سارے کام چوپٹ ہو جائیں۔ تم کل کس وقت آؤ گے؟ میں صبح ٹھیک 9 بجے تمہارے دفتر میں پہنچ جاؤں گا۔ انسپیکٹر نے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے قاتل کو گرفتار کرنے کی؟ ہاں، اور اگر اس وقت نہیں ہے تو کل تک کوئی نہ کوئی ترکیب ذہن میں آ جائے گی۔ آخر میں نے یوں ہی تو وزیر اعلیٰ کو 7 یوم کا نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر نے اپنا سر پکڑ کر کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہرام زیر لب مسکراتا ہوا تھانے سے باہر آ کر گاڑی میں سوار ہوا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے راستے وہ سوچتا رہا کہ لاش کو کس طرح قابو میں کرے۔ وزیر اعلیٰ سے اس نے 7 دن کی مہلت تو لے لی تھی، مگر حقیقت میں خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے طاقتور قاتل کو کیسے اور کیوں کر گرفتار کر کے حوالات میں بند کرے گا۔ گھر پہنچ کر اس نے غزالہ کو کافی بنانے کے لیے کہا اور خود اپنی لائبریری میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا۔ لائبریری کی الماریاں مختلف قسم کی کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں علمی ادبی کتابیں بھی تھیں اور سائنسی فنی کتابیں بھی تھیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ لاش کے جسم میں جو لاکھوں وولٹ کی بجلی بھری ہوئی تھی اس سے کیوں کر نجات حاصل کی جائے۔ بہرام نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔ جس وقت غزالہ کافی لے کر اندر آئی تو بہرام کتاب پڑھنے میں محو تھا۔ کیا کوئی ترکیب ذہن میں آئی بہرام؟ بہرام نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ غزالہ نے کافی بناتے ہوئے کہا، اگر کسی طرح ہم لاش کے اوپر پھینکنے والے جال کو ارتھ کر دیں تو میرا خیال ہے کہ لاش کے جسم کا کرنٹ جامد ہو سکتا ہے۔ بہرام خوشی سے اچھل پڑا، ارے یہ خیال تو میرے دماغ میں ہی نہیں آیا، اس کا تو علاج ہی یہی تھا۔ اس نے فوراً انسپیکٹر کو فون کیا، ہیلو انسپیکٹر، میں بہرام بول رہا ہوں۔ یس مسٹر بہرام، انسپیکٹر کی مریل آواز سنائی دی۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، کہیں جائیے گا نہیں۔ کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ اوکے، میں آپ کا انتظار کروں گا جناب۔ پولیس انسپیکٹر نے تنزن کہا اور فون بند کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام سوائے اسے پریشان کرنے کے اور کچھ نہ کرے گا۔ بہرحال وہ کہیں جانے کے بجائے دفتر میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کیا بات ہے بہرام، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ بہرام نے کہا، انسپیکٹر، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، یہ موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں۔ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔
फौरन लोहे की मोटी और मजबूत जंजीरों का एक जाल बुनने का ऑर्डर दे दिया जाए। इंस्पेक्टर ने तंज भरे अंदाज में कहा, क्या फिर कुछ सिपाही मरवाने का इरादा है? इंस्पेक्टर, मेरी बात को मजाक मत समझो। बराए खुदा जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर फौरी तौर पर अमल शुरू करवा दो। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर लोहे का जाल पहले से ज्यादा मजबूत मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा जनाब, मगर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि मेरे सिपाही नहीं मारे जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहराम ने जब सारी स्कीम को खोलकर तफसील से बयान किया तो इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब गया। बात उसकी समझ में आ रही थी। उसे कुछ यकीन हो गया था कि वो कातिल को इस दफा बचकर ना जाने देंगे। बहराम ने अपनी स्कीम पर अमल करना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद लोहे का एक पहले से बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर जाल तैयार होकर पहुंच गया। यह जाल इस कदर मजबूत था कि अगर हाथी को भी उसमें बांध दिया जाए तो वो भी अपनी जगह से ना हिल सकता था। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर कातिल इस जाल को भी तोड़कर निकल गया तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहराम ने हंसकर कहा, इंस्पेक्टर, इंशाअल्लाह हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर वजीर आला को यह खुशखबरी दे सकेंगे कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदा करे कि ऐसा हो जाए। इस दफा कातिल हमारे पंजे से बच कर ना जा सकेगा, मगर इस जाल को हमें कब्रिस्तान में उसी जगह जाकर अर्थ करना होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं। सवाल यह है कि क्या कातिल कब्रिस्तान में आएगा? हम झोंपड़ी में एक बार फिर गोरकन को सुलाएंगे, और अगर कातिल ने उसे भी हलाक कर दिया तो हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि जो ही गोरकन की बू पाकर कातिल झोंपड़ी की तरफ बढ़े, वो खिड़की में से छलांग लगाकर हमारे पास खंदक में आ जाएगा। और अगर कातिल हमारी तरफ आ गया तो क्या होगा? इससे पहले हमारे आदमी उसे आनी जाल में जकड़ चुके होंगे। स्कीम बड़ी आला थी। बहराम को 100% यकीन था कि वो लाश को काबू में कर लेगा। चुनाचे उसने एक शाम कब्रिस्तान में जाकर मौका का जायजा लिया। एक खास दरख्त को जो कि झोंपड़ी के बिल्कुल ऊपर था चुन लिया और उसकी शाखों में एक खास तरीके से जाल छुपा दिया। तांबे की एक मोटी तार दरख्त के साथ साथ नीचे लाकर उसे जमीन के अंदर 10-12 फीट की गहराई में गाड़ दिया। इस दफा उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया था कि सिपाहियों को दरख्त पर बैठने की जरूरत नहीं थी। जाल की मोटी रस्सियां एक खास जगह दरख्त के साथ बांधी गई थीं। उन रस्सियों को खींचने से जाल नीचे गिर पड़ता। उन्होंने शाम होने से पहले 6-7 बार रिहर्सल करके तसल्ली कर ली कि रस्सी के एक बार खींचने से जाल झटके के साथ जमीन पर फैली हुई शक्ल में गिर पड़ता था। रस्सी को दूसरी बार खींचने से जाल सिमट जाता था। इंस्पेक्टर बड़ा खुश था। अगर अर्थ ने ठीक काम किया तो कातिल हमारे चुंगल से बचकर ना जा सकेगा। बहराम ने तार को जांचते हुए कहा, इंस्पेक्टर, ये बड़ी मजबूत अर्थ है। मैंने 15 फीट गहराई में जाकर तांबे के राड को फिट किया है। बहराम ने गोरकन से बात की तो वो कुछ डर गया। उसने कब्रिस्तान वाली झोंपड़ी में सोना छोड़ दिया था। वो कस्बे में जाकर सोता था, मगर इस पुलिस इंस्पेक्टर के यकीन दिलाने पर कि वो उसके साथ होंगे और कातिल उसका बाल तक बेका ना कर सकेगा, गोरकन राजी हो गया। बहराम ने अपने साथ जाल को झोंपड़ी के बाहर वाले मजबूत दरख्त के ऊपर फैला दिया। उसकी रस्सियां दूर एक खंदक में छुपा दी और अगली रात तक इंतजार करने के लिए वापस चले गए। उनकी स्कीम अगली रात 12 बजे लाश को काबू में करना थी। उधर शाम की कॉफी पर किले के पुरस्कार कमरे में डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद सर जोड़े बैठे गुजरे हुए वाकयात पर गौर कर रहे थे। चारों सिपाहियों की मौत ने सूबे में बहुत बेचैनी फैला दी थी। अखबारात में मज़ामीन लिखे जा रहे थे कि आखिर पुलिस कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों रही है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया था कि अभी तक अखबारों में उनका नाम नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी बनाई हुई कातिल लाश का ही चर्चा हो रहा था। डॉक्टर अरशद ने फिक्रमंद लहजे में कहा, डॉक्टर, वो दिन दूर नहीं जब अखबारों में लाश के साथ साथ हम दोनों का नाम भी आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर फैसल ने फैसला कुन अंदाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा अरशद। पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये लाश हमने तख्लीक की है, और जब तक उनके पास सबूत नहीं होगा वो हमें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लाश पुलिस की रहनुमाई करते हुए उसे हमारे किले में ले आए? लाश में इतना शऊर नहीं है। वो पुलिस को हलाक तो कर सकती है, मगर उन्हें अपने साथ लेकर हमारे किले में नहीं आ सकती। और अगर पुलिस हमारे किले में आ भी जाए तो फिर क्या होगा? उसे यहां से कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। मैंने बड़े बड़े मर्तबान लोहे की जंजीरें और ऑपरेशन का सारा सामान ज़ाया कर दिया है। इस वक्त लेबॉर्ट्री में सिवाय चंद एक नलकियों और दवाई की बेजरर बोतलों के और कुछ नहीं। मेरा तो ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को भी ज़ाया कर देना चाहिए। वो क्यों? हम डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों का मिल जाना कोई हैरत अंगेज़ और तशवीश अंगेज़ बात नहीं है। मगर पुलिस हमसे पूछ कर सकती है कि हमने किले में लेबॉर्ट्री क्यों बना रखी है। ये कोई बात नहीं। हर डॉक्टर को हक हासिल है कि वो अपने घर में अगर चाहे तो मुख्तलिफ दवाइयों और जड़ी बूटियों के तजर्बे करने के लिए लेबॉर्ट्री बना ले। कानून की निगाह में ये कोई जुर्म नहीं है। फिर भी हमें बेहद एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जबकि बहराम किले की तलाशी ले चुका है और पुलिस के सुराग रसा हमारे पीछे लगे हुए हैं।
मेरा तो ख्याल है कि हम काफ़ी एहतियात से काम ले रहे हैं। हमने रातों को कब्रिस्तान में जाना और खंडर के चक्कर लगाने भी छोड़ दिए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लाश पर किस तरह काबू पाया जाएगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो वो सारे कस्बे के लोगों को हलाक कर देगी। डॉक्टर फैसल ने उठकर टहलते हुए कहा, मैं आजकल सिर्फ इसी एक मसले पर गौर कर रहा हूँ। सिर्फ गौर करना ही काफ़ी नहीं डॉक्टर, हमें अमल भी करना होगा। डॉक्टर फैसल आतिशदान के पास बैठकर आग में लकड़ियां डालने लगा। नन्हे नन्हे शोले बुलंद हुए तो वो गहरी सोच में डूब गया। उसके नज़दीक भी सिवाय इसके और कोई चाराकार न था कि लाश को किसी न किसी तरह लोहे के मजबूत जाल में जकड़ लिया जाए। लेकिन अब इस स्कीम पर अमल करना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए कि पुलिस भी इस तरीक़ाकार पर अमल कर रही थी। डॉक्टर फैसल ने यह मालूम करवा लिया था कि बहराम ने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक नया जाल बनवाया है और वो कब्रिस्तान में एक बार फिर लाश को पकड़ने की कोशिश करने वाला है। अरशद ने पूछा, अगर पुलिस ने लाश को काबू में कर लिया तो क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि पुलिस उसे आग में जलाकर भस्म कर दे। लेकिन असल नुकसान तो हमारा होगा कि हमने एक इंसान को इंतहाई मेहनत खून रेजी के बाद तख्लीक किया है और उससे कोई भी काम न ले सके, इंसानियत की कोई खिदमत भी न ले सके और उसे ज़ाया कर दिया गया। इससे बढ़कर मुझे ज़िंदगी में और कोई सदमा नहीं पहुंच सकता कि मेरे तख्लीक किए हुए इंसान को आग के शोलों में जलाकर राख कर दिया जाए। पुलिस तो ऐसा करने में हक बचानी होगी। डॉक्टर फैसल ने तकरीबन चीख कर कहा, मगर मैं उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अरशद बोला, भला हम क्या कर सकेंगे? लाश एक बार पुलिस के कब्जे में आ गई तो हम भी लाश की तरह बेबस होंगे। ना हम कुछ कर सकेंगे ना लाश कुछ कर सकेगी। मैं इससे पहले ही लाश को काबू में कर लूंगा। क्या मतलब? डॉक्टर फैसल की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक आ गई थी जिसे डॉक्टर अरशद आतिशदान में जलती आग के शोलों में खास तौर पर देख रहा था। डॉक्टर फैसल ने उठकर बेचैनी से कमरे में टहलना शुरू कर दिया। फिर अरशद के पास रुककर बोला, पुलिस को लाश काबू में करने दो। मैं समझता हूं कि वो सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि लाश उनके काबू में आ जाए। अरशद ने हैरत से कहा, यह तुम कह रहे हो डॉक्टर? हाँ अरशद, ये मैं कह रहा हूँ। बहराम से कहो कि वह लाश को लोहे के जाल में जकड़ ले और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा वो कामयाब हो जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने जाल को अर्थ करने का बड़ा ख़ास इंतज़ाम किया है। लेकिन उनमें से किसी को मालूम नहीं कि वो लाश को मेरे हवाले करने के लिए काबू कर रहे हैं। ऐसा लगता है डॉक्टर कि तुम पहेलियों में बातें कर रहे हो। कम से कम मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा। सुनो अरशद, गौर से सुनो। पुलिस ने लाश को काबू में कर लिया तो वो उसे ट्रक में डालकर बड़े जेल घर ले जाएगी। शहर में शोर मच जाएगा। मुल्क भर के डॉक्टर उस अजीबोगरीब लाश को देखने आएंगे। एक डॉक्टर की हैसियत से हम दोनों भी लाश को देखने जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मैं किसी न किसी तरह लाश की गर्दन में ट्रांसमीटर फिट कर दूंगा और उसी लम्हे लाश मेरी मती होगी। मैं उस पर हुक्म चला सकूंगा और फिर लाश सिवाय मेरे और किसी का हुक्म नहीं मानेगी। ट्रांसमीटर से मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा। मगर डॉक्टर, लाश रहेगी तो लोहे के मजबूत जाल में ही। तुम उसे वहां से फरार कैसे कराओगे? डॉक्टर फैसल हंस पड़ा। मैं लाश को वहीं बैठे बैठे गायब कर दूंगा। डॉक्टर लोग उसका दूर से मुआयना कर रहे होंगे और लाश यूं गायब हो जाएगी जैसे उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये कैसे होगा? ये क्यों कर हो सकता है? डॉक्टर फैसल ने इस मुश्किल मसले पर रोशनी डालते हुए कहा, डॉक्टर, ये तो तुम जानते ही हो कि मादा तवानाई में और तवानाई मादे में तब्दील हो जाती है। हाँ, खूब जानता हूं। तो फिर इसी असूल पर अमल करते हुए मैंने एक ऐसा आला इजाद किया है जो कीमिया शुआओं के जरिए एक मादी शय के मालिक्यूल फिजा में बिखेर कर दोबारा किसी जगह उसके ज़रात को जमा करके फिर वही शक्ल दे देता है। डॉक्टर अरशद ने खुशी से उछलकर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं जिक्र किया इसका डॉक्टर? इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अब वक्त आ गया है, इसीलिए तुम्हें आगाह कर दिया। तो जनाब डॉक्टर अरशद साहब, पुलिस को अपना काम करने दें, बल्कि वो तो मेरा काम कर रहे हैं। जो ही पुलिस लाश को काबू में जकड़कर जेल खाने ले गई, मैं अगले रोज़ डॉक्टर की हैसियत से वहाँ पहुँच जाऊँगा। लाश की गर्दन में किसी न किसी तरह ट्रांसमीटर लगा दूंगा और बाकी सब कुछ फिर अपना ही अपना है। डॉक्टर अरशद अपने दोस्त डॉक्टर फैसल की जहानत का एक बार फिर कायल हो गया। उसने कॉफ़ी बनाकर फैसल के आगे रखते हुए कहा, तुम बहुत बड़े डॉक्टर फैसल, मैं तुम्हारा कायल हो गया हूँ। डॉक्टर फैसल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वो उस वक्त का इंतज़ार करने लगा जब अखबारों में वो ये पढ़ेगा कि पुलिस ने भयानक कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब पुलिस पूरी तरह तैयार थी, जाल फैलाया जा चुका था। अब सिर्फ लाश के कब्रिस्तान में आने का इंतजार था। रात बड़ी तारीख थी। अभी अभी घड़ियाल ने 12 बजाए थे। आधी रात के तारे सर्दी से ठिठरे हुए आसमान पर चमक चमक कर रोशनी करने की कोशिश कर रहे थे। कब्रिस्तान में हू का आलम तारी था। उस समय उल्लू भी नहीं बोल रहा था। झोंपड़ी के अंदर चारपाई पर गोरकन लेटा हुआ धड़कते दिल के साथ कातिल के आने का इंतजार कर रहा था।
قریب ہی خندق میں پولیس انسپیکٹر ولیم، جاسوس بہرام اور 4 سپاہی چھپے بیٹھے تھے۔ رسی بہرام نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، جسے کھینچ کر اس نے لاش پر جال گرانا تھا اور پھر دوسری رسی کھینچ کر جال کو لاش کے ارد گرد اچھی طرح کس دینا تھا۔ انسپیکٹر نے سرگوشی میں کہا، قاتل کے آنے کے کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ وہ ضرور آئے گا انسپیکٹر، آج نہیں تو کل صحیح، لیکن آئے گا ضرور۔ ہمیں بہرحال اس کا ہر رات انتظار کرنا ہوگا۔ اگر ہم گھبرا گئے تو پھر اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی اور گھڑی 1:30 بجا رہی تھی۔ انسپیکٹر اور سپاہی تھکن سے چور ہو گئے تھے اور بار بار جمائیاں لے رہے تھے۔ صرف سراغ رساں بہرام بڑا چوکس اور ہوشیار ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے تھرمس میں سے کافی نکال کر انسپیکٹر کو پلائی۔ جاگتے رہو انسپیکٹر، یہ وقت اونگنے کا نہیں۔ مگر قاتل کہاں ہے؟ ٹھیک اس وقت دور قبرستان میں الو بولا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر سے کچھ پرندے اڑ گئے۔ بہرام چوکنا ہو گیا۔ لاش قبرستان کے مغربی جانب داخل ہو چکی تھی۔ بہرام نے انسپیکٹر کو بھی ہوشیار کر دیا۔ وہ اندھیرے میں ٹکٹکی باندھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر پرندے اڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سوکھے پتوں کے پاؤں تلے کچلے جانے کی کھڑ پڑ سنائی دینے لگی۔ لاش آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گورکن کے جھونپڑے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے بہت سے انسانوں کی بو آ رہی تھی۔ وہ گورکن کو ہلاک کرنے آ رہی تھی۔ بہرام نے ایک سپاہی کو پچھلی طرف سے جھونپڑی میں بھیج کر گورکن کو بھی خبردار کر دیا۔ اسے تاکید کر دی گئی کہ جو ہی وہ قاتل کو جھونپڑی کے دروازے پر دیکھے، لپک کر کھڑکی میں سے باہر کی جانب چھلانگ لگا دے۔ گورکن بیچارے کا دل لرز رہا تھا، مگر پولیس نے اسے اس کام کے لیے اتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جھونپڑے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ لاش اس وقت جھونپڑے سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر اندھے کنویں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ پتھر کے ایک بہت بڑے بت کی طرح آہستہ آہستہ انجام سے بے خبر آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بہرام اور انسپیکٹر نے دیکھا لاش درختوں میں سے نکل کر جھونپڑی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ چوکس ہو گئے۔ لاش قدم قدم چلتی جھونپڑے کے پاس آ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رک گئی، پھر اس نے آگے بڑھ کر جھونپڑے کی چھت پر ہاتھ مارا۔ آدھی چھت کا گھاس پھوس اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ گورکن کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ لاش چیخ کی آواز سن کر تیش میں آ گئی۔ وہ اندر کی طرف لپکی تھی کہ گورکن نے کھلی کھڑکی میں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ لاش کو اور تو کچھ نہ سوچا۔ اس نے اپنے شکار کو فرار ہوتے دیکھ کر جھونپڑے کی چھت گرا دی اور اس کے بانسوں کو اپنے چوڑے چکلے پاؤں تلے روننے لگی۔ بہرام اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح لاش اس درخت کے نیچے آ جائے جس کی شاخوں میں ارتھ کیا ہوا لوہے کا وزنی جال چھپا رکھا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ لاش جھونپڑی کا چکر کاٹ کر دوسری طرف جانے کے بجائے وہیں سے گھومی اور واپس چل پڑی۔ جو ہی وہ بڑے درخت کے نیچے آئی، بہرام نے خدا کا نام لے کر جال اس پر گرا دیا۔ کئی من وزنی لوہے کا مضبوط اور بھاری بھرکم جال ایک چھت کی طرح لاش کے اوپر گر پڑا، اور یہ دیکھ کر بہرام خوشی سے اچھل پڑا کہ اب کے بجلی کا جھٹکا نہیں لگا تھا اور نہ ہی کوئی شعلہ نمودار ہوا تھا۔ پلک جھپکتے میں ہی بہرام نے دوسری رسی کو زور لگا کر اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاش لوہے کے طاقتور جال میں ایک ہاتھی کی طرح جکڑ دی گئی۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ جال کی ایک زنجیر کو بھی نہ توڑ سکی۔ پولیس انسپیکٹر اور بہرام کی یہ بہت بڑی فتح تھی۔ دیو ہیکل قاتل کو لے جانے کے لیے انہوں نے پہلے ہی سے ایک بہت بڑا ٹرک منگوا رکھا تھا۔ انسپیکٹر نے وائرلیس کر کے مزید پولیس گارڈ منگوائی۔ انہوں نے مل کر قاتل کو جال سمیت اٹھایا اور گھسیٹ کر ٹرک میں بند کر دیا اور فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے جیل خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیل خانے کی سب سے مضبوط اور کشادہ کوٹلی میں لا کر قاتل کو آہنی جال سمیت بند کر دیا گیا۔ پولیس انسپیکٹر نے موٹی سلاخوں میں سے قاتل کو دیکھا اور سر کو جھٹک کر بولا، خدا کا شکر ہے کہ یہ مارکا بھی سر ہوا۔ اب ہمیں فوراً وزیر اعلیٰ کو اطلاع کر دینی چاہیے۔ اسی وقت وزیر اعلیٰ کو فون کیا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سو رہا تھا، مگر انہیں اٹھا کر اطلاع کی گئی کہ مفرور اور خطرناک قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس انسپیکٹر بہرام اور عملے کے سارے سپاہیوں کو مبارکباد دی اور اس کے علاوہ انعام دینے کا فیصلہ سنایا۔ قاتل کی گرفتاری واقعی ایک جرأت مند اور دلیرانہ کام تھا جو پولیس نے کیا تھا۔ اس وقت تو پولیس انسپیکٹر لاش کو غور سے نہ دیکھ سکا۔ وہ رات کو سو گیا۔ غزالہ کو یہ خوشخبری بہرام نے جا کر سنائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس دلیرانہ کارنامے کا سہرا سراغ رساں بہرام کے سر تھا، وگرنہ پولیس انسپیکٹر اور اس کی پولیس ساری زندگی قاتل کی لاش کو گرفتار نہ کر سکتی تھی، اس لیے کہ پولیس کو لاش کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، جبکہ بہرام اس کی طاقت کے اصل سرچشمے سے واقف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے لاش کی طاقت کا توڑ ڈھونڈ نکالا اور آخر اسے قابو میں کر ہی رہا۔
इस बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को भी एहसास था कि अगर बहराम उसके साथ ना होता तो पुलिस कभी कातिल को ज़ेरे हिरासत ना ले सकती। चुनाचे उसने बहराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। रात गुजर गई थी, दिन निकल आया। पुलिस इंस्पेक्टर बहराम के साथ जेल खाने पहुंचा। रात उसने लाश के चेहरे पर गौर न किया। अब जो दिन की रोशनी में उसने लोहे के मजबूत जाल में जकड़ी हुई बेबस लाश को देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। दहशत से उसकी आंखें साकित हो गईं। बहराम, ये क्या शय है? बहराम कातिल लाश को गौर से देख रहा था। लाश ने 2-3 बार जाल को तोड़ने की कोशिश की, मगर जंजीरें इतनी मोटी और ताकतवर थीं कि वो नाकाम रही। बहराम भी जिंदगी में पहली बार लाश को देख रहा था। खास तौर पर वो उसकी नाक का जायजा ले रहा था जो प्लास्टिक की थी। बाकी सारा चेहरा और बड़ी खोपड़ी हूबहू पहले वाले गोरकन की थी। बहराम समझ गया कि लाश के धड़ पर गोरकन की गर्दन लगाई गई है, लेकिन अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद ने लाश के अज़ा को जोड़कर उसे जिंदा कैसे कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर को हरगिज़ ये मालूम न था कि ये एक लाश है जिसे मसनूई ज़िंदगी दी गई है। वो यही समझ रहा था कि ये कोई ताकतवर और बहुत बड़े डील डोल वाला इंसान है। वो उसकी आंखों को देखते हुए बोला, बहराम, इसकी आंखों में मर्दनी क्यों छाई है? मुझे तो ये कोई मुर्दा लगता है, जैसे फांसी पाने के बाद होते हैं। बहराम इंस्पेक्टर की सादगी और अनजानपन पर मुस्कुरा दिया। शायद तुम्हारा ख्याल ठीक है इंस्पेक्टर, कोई अजब नहीं कि ये किसी फांसी पाने वाले मुजरिम की लाश हो, लेकिन ये लाश किस तरह जिंदा हो सकती है? बहराम, ये तो एक अनहोनी बात है कि एक लाश जिंदा हो जाए। गैर कुदरती बात है कि एक लाश फांसी पाने के बाद जिंदा हो जाए और लोगों को कत्ल करती फिरे। तो फिर मेरे ख्याल में ये कोई जिन भूत है। मैं जिनों और भूतों का कायल नहीं बहराम। मैं इस कातिल को जिन भूत तस्लीम करने पर तैयार नहीं। तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये कौन सी जिन्स है इंस्पेक्टर? पुलिस इंस्पेक्टर बड़े गौर से लाश को देख रहा था जो फर्श पर लोहे के जाल में जकड़ी बैठी थी। लाश की आंखें नीमवा थीं और उनमें से लाश की आंखों में ऐसी सफ़ेदी झलक रही थी। उसके सारे जिस्म पर पट्टियां लिपटी थीं जिन पर पड़े हुए खून के सुर्ख धब्बे अब स्याह पड़ चुके थे। मिस्टर बहराम, ये कातिल के जिस्म के गिर्द पट्टियां क्यों बंधी हैं? बहराम ने मजाक करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि कातिल जख्मी हो चुका है, मगर ये पट्टियां तो सर से लेकर पैर तक बंधी हैं। सच जानो तो मुझे तो इसमें कोई बहुत बड़ा इसरार मालूम होता है। यूं लगता है जैसे पुराने मिस्र की कोई मम्मी जिंदा हो गई हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है इंस्पेक्टर। ज़रूर ये कदीम मिस्र की कोई मम्मी है जो जिंदा हो गई है। इंस्पेक्टर को यूं महसूस हुआ जैसे लाश अपनी सफ़ेद पत्थर जैसी आंखों से उसे घूर रही है। उसे अपने जिस्म में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसने सर को झटक कर बहराम की तरफ देखकर कहा, यहाँ से चले चलो बहराम, मुझे तो वहशत हो रही है। बहराम ने इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर विलियम, अभी तो आपको मुकदमे की पैरवी करनी है और इस लाश को लेकर अदालत और अदालत से फिर जेल खाने के चक्कर लगाने हैं। आप अभी से खौफ खा गए। कुछ भी हो, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकता। पुलिस इंस्पेक्टर सुराग रसां बहराम को लेकर अपने दफ्तर में आ गया। दिन बड़ा रोशन और चमकीला था। नीले आसमान पर सूरज चमक रहा था और सर्दी ज़रा कम हो गई थी। अपने कमरे में आकर इंस्पेक्टर ने कॉफ़ी का प्याला बहराम को देते हुए कहा, मुकदमे की कार्रवाई कल से अदालत में शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें आज से ही फ़ाइल तैयार कर लेनी चाहिए। इस सिलसिले में हमें लाश की हिफाजत का गैर मामूली इंतज़ाम करना होगा। इससे ज़्यादा और क्या इंतज़ाम कर सकते हैं हम? क्या कातिल के ऊपर एक और जाल डाल दें? मेरे ख्याल में हमें कोठली की सुलाखों के आगे मजबूत लोहे की मज़ीद सुलाखें गाड़ देनी चाहिए और अदालत से दरख्वास्त करनी चाहिए कि कातिल की गैर मामूली ताकत के पेश नज़र अदालत की कार्रवाई यहीं जेल में ही हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा, तुम्हारा ये ख्याल मुझे पसंद आया है। इसमें कोई शक नहीं कि कातिल को अदालत में लाने और ले जाने में बहुत ख़तरा है। अगर वो बेकाबू होकर एक बार जाल तोड़कर निकल भागा तो क़यामत बर्पा कर देगा। तुम फिक्र न करो, अदालत से मैं इसकी इजाज़त ले लूँगा और मज़ीद सुलाखें लगवाने का भी आज ही बंदोबस्त करता हूँ। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त कुछ सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी। कोठली के सामने ज़मीन खोदकर उसमें सीमेंट भरकर लोहे की ताकतवर सुलाखें नस्ब कर दी गईं। इस दौरान में लाश लोहे के जाल में जकड़ी बड़े सुकून से फर्श पर हाथ फैलाए बैठी रही। उस कोठली के पास किसी को भी आने की इजाज़त न थी। फिर भी शहर से बेशुमार अखबारों के फोटोग्राफर आए और लाश की तस्वीरें उतार कर ले गए। अखबारों में लाश की तस्वीरें छपी तो हर तरफ एक शोर मच गया कि ये क्या जिन्स है, ये क्या शय है। किसी अखबार ने लिखा कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बनमानस है। किसी ने लिखा कि बर्फानी इंसान पकड़ा गया है। किसी ने लिखा कि ये कोई भूत है जिसने इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली है।
लेकिन असल हकीकत अगर किसी को मालूम थी तो वो डॉक्टर फैसल, डॉक्टर अरशद और किसी हद तक सुराग रसां बहराम था। बहराम डॉक्टर फैसल और अरशद को मुकदमे में मुलविस करना चाहता था, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक ही सबूत नाक का था जो लाश ने ज़ाया कर दिया था। ऐसे लगता था कि लाश भी डॉक्टर के हक में काम कर रही है। बहराम असल कातिल यानी डॉक्टर फैसल को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन उसके लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी। जब तक कोई सबूत ना हो वो डॉक्टर को हाथ नहीं डाल सकता था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर रखा था कि वो एक बार फिर पुरस्रार किले की तलाशी लेगा और कोई ना कोई ठोस सबूत अदालत आलिया की खिदमत में पेश करके असल कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर दम लेगा। इस सिलसिले में उसने गजाला से बात की तो उसने कहा, इस किस्म के डॉक्टर या साइंसदान जब ऐसी कोई अजीबोगरीब शय तख्लीक करते हैं तो अपनी यादाश्त के लिए किसी न किसी कॉपी या रजिस्टर में ज़रूरी फार्मूले वगैरह ज़रूर दर्ज करते जाते हैं, और डॉक्टर फैसल की लेबॉर्ट्री से हमें कोई इस किस्म का रजिस्टर मिल जाए जिसमें ऐसे मदरजात हों तो हम उसके खिलाफ मुकदमा खड़ा कर सकते हैं। बहराम को गजाला की ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैं तुम्हारे ख्याल की तायद करता हूँ गजाला, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे लोग ज़बानी फार्मूलों पर अमल नहीं किया करते, बल्कि सारा काम लिख कर किया करते हैं। डॉक्टर फैसल ने किसी न किसी जगह ये तफसीलात ज़रूर लिखी होंगी कि उसने लाश को किस तरह जोड़ा और उसमें क्या क्या फार्मूले इस्तेमाल किए। मैं कोशिश करूँगा कि पुराने किले में से इस किस्म का कोई रजिस्टर हासिल कर सकूँ। गजाला ने कहा, लेकिन पुराने किले में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वक्त आने पर यह फैसला भी कर लेंगे कि हम में से कौन जाता है, या हम दोनों ही जाते हैं। अभी तो हमें कातिल लाश पर मुकदमा शुरू होने का इंतज़ार करना चाहिए। मगर बहराम लाश की तरफ से कौन पेश होगा? मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्यों? वो इसलिए कि लाश बोल नहीं सकती, सिर्फ अदालत को ही शाहिदों की ज़रूरत होगी। ऐनी गवाह मौजूद हैं जो कातिल लाश को शनाख्त कर लेंगे और मुकदमे की कार्रवाई अपने फैसले पर पहुंचकर ख़त्म हो जाएगी। शहर के सबसे बड़े जेल खाने में कातिल लाश के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। सारे ऐनी गवाहों ने लाश को पहचान लिया और उसके खिलाफ गवाही दी। कार्रवाई फैसले के करीब पहुंच रही थी। यकीन था कि कातिल लाश को फांसी की सज़ा दी जाएगी और उसे आग में जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। इस सूरत-ए-हाल से लाश भी परेशान नहीं थी, क्योंकि लाश के लिए ज़िंदगी और मौत एक ही शय के दो नाम थे। वो तो ना जिंदा थी और ना मुर्दा, ना वो सोच सकती थी, ना वो महसूस कर सकती थी, ना उसे खुशी होती थी और ना दर्द होता था। हाँ, अगर किसी को परेशानी थी तो वो डॉक्टर फैसल था। डॉक्टर फैसल मुकदमे की कार्रवाई बड़े गौर से पढ़ता था। उसे मालूम था कि फैसला लाश के खिलाफ होगा और कानून उसे आग में झोंक कर राख कर देगा और यूं उसकी ज़िंदगी की कमाई खाक में मिल जाएगी। उसने फैसला कर रखा था कि फैसले से पहले पहले लाश को जेल खाने की कोठरी से गायब कर देगा। इस सिलसिले में वो एक बार अदालत की कार्रवाई सुनने के बहाने जेल खाने में भी गया। उसने बड़े गौर से उस कोठरी का जायजा लिया जिस जगह लाश कैद थी। लाश ने भी शायद अपने डॉक्टर को देख लिया था, क्योंकि जो ही डॉक्टर फैसल अदालत में दाखिल होकर दूसरे लोगों के साथ कुर्सी पर बैठा, लाश ने एक झुरझुरी सी ली और बड़े जोर से फर्श पर हाथ मारा। लोगों ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। पुलिस और पहरेदार चौकन्ने हो गए। इसके बाद लाश ने कोई हरकत ना की। इस दौरान में डॉक्टर फैसल बड़े गौर से देखता और सोचता रहा कि वो रात को अगर आए तो लाश के कंधों पर पट्टियों में छुपे हुए सुराख में ट्रांसमीटर कैसे लगाए। कोठरी के सुलाखों को तोड़कर अंदर जाना मुहाल था। पहरा इतना सख्त था कि उन्हें धोखा देना नामुमकिन था। कोठरी के अंदर कोई रोशनदान भी नहीं था जिसके जरिए अंदर आने की कोशिश की जा सकती थी। तो फिर लाश को कैसे बचाया जाए? अचानक डॉक्टर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसका चेहरा चमक उठा। अब वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। वो उठा और बाहर निकल आया। बहराम डॉक्टर की हर हरकत को देख रहा था। डॉक्टर अपनी कार में सवार होकर चला गया। बहराम एक तरफ खड़ा सोचता रहा कि डॉक्टर वहां क्या करने आया था। उसे इतना तो मालूम था कि डॉक्टर अब इस कोशिश में है कि किसी तरह लाश को वहां से आज़ाद करा लिया जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। सवाल ये था कि फिर वो वहां क्यों आया था और क्या सोचकर वापस गया था। बहराम ने डॉक्टर के चेहरे पर तसल्ली और खुशी का तासुर देख लिया था, जिसका साफ मतलब ये था कि उसने लाश को आज़ाद कराने के बारे में सोच लिया है। बहराम को इसलिए भी तसल्ली थी कि दोहरी सुलाखों वाली कोठरी में से, इस कदर शदीद पहरे में से इतनी बड़ी कातिल लाश को लोहे के जाल समेत ले जाना नामुमकिन था। और ये बात ठीक ही भी थी। भला इस कदर मजबूत जाल, इतने कड़े पहरे और दोहरी सुलाखों वाली कोठरी में से डॉक्टर फैसल लाश को कैसे खिसका सकता था?
لیکن ڈاکٹر کے ذہن میں کیا تھا اور اس کی لیبارٹری میں کیا تھا، اس کے بارے میں بہرام بے خبر تھا۔ عدالت سے کار میں سوار ہو کر ڈاکٹر سیدھا اپنے قلعے میں آیا۔ وہاں ڈاکٹر ارشد لیبارٹری میں اس مشین پر کام کر رہا تھا جس کی شعاؤں نے وہاں سے نکل کر جیل خانے کی کوٹلی میں جانا تھا، اور لاش کے کندھے میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کے ذریعے لاش کو ذرات میں تبدیل کر کے وہاں سے غائب کر دینا تھا، اور پھر ڈاکٹر کی خواہش کے مطابق کسی بھی جگہ دوبارہ جمع ہو کر لاش کی شکل اختیار کرنی تھی، مگر اس کے لیے لاش کے کندھے پر ٹرانسمیٹر لگانا بہت ضروری تھا۔ ڈاکٹر ارشد نے فیصل سے پوچھا، کیا ٹرانسمیٹر لگانے کا کوئی انتظام ہوا؟ ڈاکٹر ارشد، میں ایک باہمت اور بعمل ڈاکٹر ہوں، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ ترکیب کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس ترکیب پر عمل ڈاکٹر نے اگلے روز ہی شروع کر دیا۔ اس نے ڈاکٹر ارشد کے جاتے ہی اپنے کمرے میں جا کر جھاڑو دینے اور صفائی کرنے والے ذمہ دار کا حلیہ بنانا شروع کر دیا۔ اس نے چہرے پر میک اپ کیا، نکلی داڑھی لگائی، منہ پر جھریاں ڈالیں، بالوں کو سفید کیا، پرانے کپڑے پہنے، ہاتھ میں جھاڑو اور ٹوکری پکڑی، پھٹی ہوئی چپل پہنی اور غور سے آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہو گیا کیونکہ وہ ہو بہو ایک صفائی کرنے والا بوڑھا ذمہ دار لگ رہا تھا۔ اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے قلعے سے باہر نکلا، اپنی کار میں سوار ہوا اور تیزی سے جیل خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیل خانے کے پچھواڑے اس نے گاڑی کھڑی کی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے باہر نکلا اور جیل خانے کے بڑے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ جیل کے دروازے پر پہرا لگا تھا، مگر اسے کسی نے نہیں روکا کیونکہ سب نے یہی سمجھا کہ جیل کا ذمہ دار جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنی اس پہلی کامیابی پر بڑا خوش ہوا۔ اسے جیل کے تمام راستوں کا علم تھا۔ مختلف جگہوں سے ہوتا وہ اس جگہ آ گیا جہاں سامنے اسے وہ کوٹلی نظر آ رہی تھی جس میں لاش لوہے کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔ کوٹلی کے اندر بلب جل رہا تھا۔ بلب کی روشنی میں اسے لاش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا اور کوٹلی کے پاس آ کر رک گیا۔ پہرے دار نے اسے غور سے دیکھ کر پوچھا، بابا تم کون ہو؟ ڈاکٹر نے ہنس کر کہا، صاحب جی میں رامو ذمہ دار کا باپ ہوں۔ اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کوٹلی کی صفائی کرنے میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ رامو ذمہ دار رات کے پہلے حصے میں کوٹلی کی صفائی کرنے آتا ہے۔ ڈاکٹر اس سے ذرا پہلے ہی آ گیا تھا۔ پہرے دار کو اس پر شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کوٹلی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ لوہے کی سلاخوں میں جکڑی ہوئی لاش کے سامنے تھا۔ لاش کو بڑے بڑے سنگل ڈال کر دیوار کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ لاش کمرے کے عین درمیان بیٹھی تھی۔ لاش نے ڈاکٹر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی مردہ آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے فوراً زمین پر جھاڑو دینی شروع کر دی۔ پہرے دار بڑے مزے سے سٹول پر بندوق لیے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ڈاکٹر صفائی کرتا ہوا لاش کے پیچھے چلا گیا۔ اب اسے وہ جگہ نظر آ رہی تھی جہاں پٹیوں کے نیچے لاش کی گردن پر بجلی کا پلگ لگا تھا۔ یہ مرحلہ بڑا خطرناک تھا۔ اگر پھرتی سے کام نہ لیا گیا تو ڈاکٹر ہلاک ہو سکتا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ جھاڑو دیتے دیتے ڈاکٹر لاش کے اتنا قریب چلا گیا کہ لاش کی گردن پر پلگ کا سوراخ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹوکری میں سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر پہلے ہی ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ لاش کے قریب ہوتے ہوتے وہ عقب میں ہو گیا اور پھر انتہائی پھرتی سے اس نے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر لاش کی گردن میں فٹ کر دیا۔ لاش نے ایک جھرجری سی لی اور پھر ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر کی جان میں جان آئی۔ اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ وہ ایک ایسا خطرناک کام کر گزرا تھا جس کی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ جلدی سے جلدی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر یوں ہی جھاڑو کے 2-3 ہاتھ مارے اور ٹوکری میں کوڑا ڈال کر باہر نکل آیا۔ سلام صاحب، صفائی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پہرے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا۔ پہرے دار نے غصے میں کہا، تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاتا ہوں صاحب۔ اور ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ وہ جیل کے بڑے گیٹ میں سے گزرا تھا کہ اسے بہرام اور انسپیکٹر سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر نے وہیں زمین پر جھاڑو دینی شروع کر دی۔ بہرام نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے غور سے گھور کر دیکھا۔ ڈاکٹر کو پسینہ آ گیا۔ بہرام کو اس کی شکل دیکھی بھالی لگ رہی تھی، مگر اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ذمہ دار کے روپ میں وہ ڈاکٹر فیصل ہے۔ چنانچہ وہ انسپیکٹر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر جیل خانے کے بڑے گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے سے اسے ایک نوجوان ذمہ دار آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس سے گزرنے لگا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، کیا تم رامو ذمہ دار ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ میں آج ہی ذمہ دار بھرتی ہوا ہوں۔
क्या तुम कोठली की सफाई करने जा रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने कहा, फिक्र ना करो रामू, मैंने कोठली की सफाई कर दी है। ऐसी सफाई की है कि जेल के सारे लोग याद करते रहेंगे। रामू जिम्मेदार उसे देखता ही रह गया और डॉक्टर बड़ी तेजी से उस तरफ घूम गया जिधर जेल की दीवार के साथ उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने झाड़ू टोकरी और अपना बनावटी दाढ़ी नोचकर झाड़ियों में फेंक दी, कार स्टार्ट की और बड़ी बर्क रफ्तारी से किले की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी स्कीम में कामयाब हो चुका था और अब बहुत जल्द किले में पहुंचकर उस मशीन पर काम शुरू करना चाहता था जिसकी मदद से वो लाश को हमेशा के लिए अपने काबू में कर सकता था। किले में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। डॉक्टर फैसल गाड़ी गैराज में खड़ी करके ऊपर लेबॉर्ट्री में आ गया और बड़ी तेजी से मशीन पर झुककर काम करने लगा। मशीन का काफ़ी काम खत्म हो चुका था। डॉक्टर अरशद ने बड़ी मेहनत से सारे काम को तकमील तक पहुंचा दिया था। सिर्फ इतना काम बाकी था कि मशीन के रडार का रुख सही सिमत पर मुकर्रर किया जाए और उसके एंटीना के फ्लंट बढ़ा दिए जाएं। डॉक्टर फैसल बड़े जोशो खरोश से काम में जुटा रहा। उसने एक कारनामा सरअंजाम दे दिया था। उसकी मंजिल उसे 2 कदम पर नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसने सुराग रसां बहराम के बारे में सोचा कि कहीं उसने डॉक्टर को पहचान तो नहीं लिया था, मगर नहीं, उस हुलिये में डॉक्टर अरशद भी उसे देख लेता तो कभी ना पहचान सकता। डॉक्टर फैसल मशीन पर झुककर दोबारा तनदही से काम करने लगा। रात के पूरे 11 बज रहे थे जब उसने सारा काम मुकम्मल कर लिया। वो उस मशीन को लेबॉर्ट्री में नहीं रखना चाहता था। उसने उसे उठाया और किले के तहखाने में एक ऐसी कोठली में ले आया जिसका इल्म सिर्फ उसे ही था और किसी को मालूम नहीं था। ये एक अंधेरी सेलज़दा कोठली थी जिसका फर्श टूटा हुआ था और दरवाजे की जगह पत्थर की एक बहुत बड़ी सिल थी जिसे खिसकाकर वो अंदर दाखिल हुआ जाता था। डॉक्टर फैसल ने मशीन को कोने में रखकर उसे पुराने घास फूस से ढक दिया और खुद दिया सलाई के साइज का ट्रांसमीटर लेकर ऊपर अपनी लेबॉर्ट्री में आ गया। अब वो भी वह जिस वक्त चाहे लाश को गायब कर सकता था। उसने लेबॉर्ट्री की बत्ती गुल कर दी, खुद खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर फैसल ने ट्रांसमीटर का एरियल ऊपर किया और पहला बटन दबा दिया। जेल खाने की कोठली में लोहे के जाल में जकड़ी हुई लाश का जिस्म लरस गया। उसने झुरझुरी सी ली और उठकर खड़ी हो गई। पहरेदार ने लाश को खड़े होते देखा तो वो भी चौकन्ना हो गया। लाश ने दोनों हाथ फैलाकर जोर से एक दोहत्तड़ मारा। लोहे की जंजीरें झंझना उठी। पहरेदार घबरा गया। उसने सोचा कि लाश जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश करने लगी है। उसने खौफजदा होकर खतरे का अलार्म बजा दिया। अलार्म के चीखते ही जेल खाने में चारों तरफ एक शोर मच गया। हर कोई जेल की कोठली की तरफ उठ दौड़ा। उस वक्त इंस्पेक्टर विलियम और सुराग रसां बहराम दफ्तर में बैठे मुकदमे की फाइल खोले बातें कर रहे थे। अलार्म की आवाज़ सुनकर वो पिस्तौल निकाले बाहर आ गए। बहराम को पहले ही कुछ शक था। जब से उसने जेल के गेट के पास बूढ़े जमींदार को देखा था उसे कुछ परेशानी सी हो रही थी। खतरे का अलार्म सुनते ही उसकी छठी इसने बेदार होकर उसे आगाह कर दिया कि खतरा कातिल लाश की कोठली की तरफ है। उसने इंस्पेक्टर को साथ लिया और कातिल लाश की कोठली की तरफ उठ दौड़ा। पहरेदार सहमी हुई नज़रों से कोठली के अंदर लाश को देख रहा था जो खड़ी थी और फिर बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगी। उस दौरान में किले की खिड़की के पास बैठे डॉक्टर फैसल ने दूसरा और आखिरी बटन भी दबा दिया। इधर उसने बटन दबाया, उधर जेल की कोठली के बाहर खड़े पहरेदार ने देखा कि जाल में जकड़ी हुई और परेशानी के आलम में चक्कर लगाती हुई लाश एक जगह अचानक खड़ी हो गई और फिर गायब हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार आंखें मली कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर वो ख्वाब नहीं देख रहा था। लाश वाकई कोठली से गायब हो गई थी। इतने में बहराम और इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए। पहरेदार ने लाश के गायब हो जाने का वाकया सुनाया तो वो सब दम बखुद होकर रह गए। उनमें से किसी को भी पहरेदार की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर उन्हें यकीन करना पड़ रहा था क्योंकि कोठली में से कातिल लाश गायब थी और कोठली खाली थी। लोहे का जाल वैसे ही फर्श पर ढेर था। डॉक्टर ने एक तीसरा बटन दबाया तो लाश उसके कमरे में खड़ी थी। वो अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। आज उसकी फतह का दिन था। उसकी दिन रात की मेहनत का फल आज उसको मिल गया था। उसने देव हैकल, तबाहकुन, ताकतवर और खौफनाक डील डोल वाली लाश को अपने काबू में कर लिया था। अब वो उसके इशारे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी। उसने लाश को साकित कर दिया और उसकी लगाम उसके हाथों में आ गई थी। वो अपनी मर्जी के मुताबिक लाश से जिसका चाहे काम ले सकता था। लाश कमरे के दरमियान में पत्थर के बुत की तरह खड़ी थी। पहले तो वो हाथ पांव हिला लेती थी, मगर अब बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। डॉक्टर फैसल उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने लाश की आंखों में आंखें डालकर कहा,
آج سے تم میری غلام ہو۔ تم نے بہت دن خون خرابہ کیا، ناحق لوگوں کو ہلاک کیا، قتل کیا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن آج سے تم ایک مقصد کے تحت یہ سب کچھ کرو گی۔ میں جو تمہیں حکم دوں گا تمہیں اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو برباد کرتی پھرو، میں نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ تم میری مرضی کے مطابق لوگوں کو تباہ کرو، مجھے دنیا جہان کی دولت لا کر دو۔ اب تم میرے قبضے میں آ گئی ہو اور میں جو چاہوں تم سے کام لے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر فیصل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا کر کہا، جس طرف میرا ٹرانسمیٹر تمہیں اشارہ کر رہا ہے اس طرف چلو۔ ٹرانسمیٹر کے بٹن دباتے ہی لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنی جگہ پر پوری کی پوری گھومی اور آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر فیصل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کنٹرول کر رہا تھا اور جدھر لے جانا چاہتا تھا لاش اس طرف کو جا رہی تھی۔ راہداری ویران اور اندھیری تھی، مگر لاش کو اندھیرے میں بھی ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری میں سے گزر کر لاش نیچے جانے والا زینہ اترنے لگی۔ زینے سے اتر کر وہ ایک دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر فیصل نے دیوار میں سے ایک بٹن دبایا، پتھر کی سل الگ ہٹ گئی اور وہاں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ لاش ایک غلام کی طرح دروازے کے اندر اندھیری کوٹلی میں آ گئی۔ اب ڈاکٹر فیصل کو لاش سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ کو ذرا سی حرکت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کوٹلی کے اندر آ گیا۔ اس نے کوٹلی کی دیوار کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور باہر نکل گیا۔ باہر کھڑے ہو کر اس نے بٹن دبایا اور لاش تہخانے کی اندھیری کوٹلی کی دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے پتھر کی سل کو دوبارہ اپنی جگہ پر سرکا دیا۔ دیوار پھر سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ کسی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی دروازہ بھی تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے خوشی اور شادمانی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور تہخانے کا زینہ چڑھ کر اوپر آ گیا۔ اس نے زینے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ لاش سے پہلا کام کیا لے۔ اس نے سوچا کہ ڈاکٹر ارشد کو اس حیرت انگیز کارنامے کے متعلق بتانا چاہیے یا نہیں۔ اسے بتانا ضروری تھا، کیونکہ اخباروں میں لاش کی اچانک گمشدگی کی خبر تو چھپنی ہی تھی اور ڈاکٹر ارشد سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت ارشد کو فون کر کے بلایا۔ آخر اتنی رات گئے کیا ضرورت آن پڑی ہے ڈاکٹر؟ بھائی 4 بج رہے ہیں، ابھی کوئی دم میں سویر ہو جائے گی، تم آ جاؤ، تمہیں ایک زبردست خوشخبری سنانی ہے۔ اچھا بھائی، آ رہا ہوں۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ ٹیلی فون پر کبھی بھول کر بھی لاش کا نام نہیں لینا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ڈاکٹر ارشد کو کچھ نہ بتایا، لیکن دوسری طرف ارشد بھی سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر فیصل لاش حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے اٹھ کر جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی میں سوار ہو کر پرانے قلعے کی طرف چل پڑا۔ کوہرے کی چادر میں سے سورج کی پہلی کرنیں آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ارشد قلعے میں پہنچا تو ڈاکٹر فیصل اس کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ارشد کو دیکھتے ہی کہا، مبارک ہو ارشد، لاش قبضے میں آ گئی ہے۔ کہاں ہے؟ ارشد نے بڑے سکون سے کہا، تہخانے میں ہے۔ ڈاکٹر ارشد گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اصل میں اسے جب سے معلوم ہوا تھا کہ پولیس نے قاتل لاش کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دل سے وہ یہی چاہتا تھا کہ پولیس لاش کو تباہ کر دے اور وہ ڈاکٹر فیصل کے ہاتھ نہ لگے، اس لیے کہ اسے یقین تھا ڈاکٹر فیصل لاش سے ناجائز کام لے گا، مگر اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ سارا معاملہ پولیس کو جا کر بیان کر دیتا، بلکہ الٹا وہ ڈاکٹر فیصل کے ساتھ مل کر اس مشین کو ٹھیک کرتا رہا تھا جس کے ذریعے لاش کو جیل خانے سے گم کرنا تھا۔ یہ اس کے کردار کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یہ کسی بھی انسان کے کردار کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر سفر کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کو ہمیشہ ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ 2 کشتیوں میں سفر کرنے والا ہمیشہ دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، کیا بات ہے ڈاکٹر ارشد، تمہیں میری کامیابی پر خوشی نہیں ہوئی؟ ارشد اپنے خیالوں سے چونک پڑا، کیوں نہیں، بہت خوشی ہوئی ہے، بلکہ میں تو اسی وقت لاش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ۔ ڈاکٹر فیصل ارشد کو ساتھ لے کر نیچے تہخانے کی کوٹلی میں آ گیا۔ لاش دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر مردے کی طرح سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھو ارشد، کس طرح پتھر بن کر لاش لیٹی ہوئی ہے۔ جب تک میں نے اسے قابو نہیں کیا تھا یہ کس قدر خوفناک تباہی پھیلاتی پھر رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں تماشا دکھاتا ہوں، یہ ہم دونوں کو آ کر سلام کرے گی۔ ڈاکٹر فیصل نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا ایک بٹن دبایا اور کہا، ہمیں جھک کر سلام کرو۔ لاش میں حرکت پیدا ہوئی، آہستہ سے اٹھی، پوری گھوم کر دروازے کی طرف مڑی، قدم قدم چلتی ڈاکٹر کے سامنے آئی اور جھک کر سلام کرنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ کو اٹھا کر سلام کیے جا رہی تھی۔ جب تک میں اسے نہیں کہوں گا یہ شام تک سلام کرتی چلی جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل نے کہکا لگایا۔ اسی کہکے میں شیطان کی آواز سنائی دی۔ فیصل نے آہستہ سے کہا،
वापस अपनी जगह पर जाकर लेट जाओ। और लाश हुक्म मिलते ही वापस मुड़ी और उसी जगह जाकर पत्थर की तरह बेजान होकर लेट गई। क्यों अरशद, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मैं तिब्बी दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा करने में कामयाब नहीं हुआ? क्या मेरा ये कारनामा तारीख का अजीम तरीन कारनामा नहीं है? ज़रूर है, मगर बशर्ते कि हम इससे इंसानियत की भलाई के लिए काम लें। ऐसा ही होगा, डॉक्टर फैसल ने कड़वा सा मुंह बनाकर कहा और अरशद को लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। वो अरशद की जुबान से इस किस्म की नसीहत आमोज बातें नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसने लाश से नाजायज़ काम लेने के लिए उस बारे में फैसला कर रखा था। उसने अगर लाश को अपने कब्जे में कर लिया था तो अपनी रूह शैतान के कब्जे में दे रखी थी। शैतान जो डॉक्टर फैसल से कहता था उसी पर वो अमल करता था। लाश का ट्रांसमीटर डॉक्टर फैसल के हाथ में था और डॉक्टर फैसल का ट्रांसमीटर शैतान के हाथ में था। डॉक्टर अरशद इस हकीकत से बाखबर था। वो अब डॉक्टर फैसल से दूर रहना चाहता था, मगर वो उसकी बुरी सोहबत में फंसकर इस हद तक आगे निकल गया था कि ख्वाहिश के बावजूद वापस नहीं आ सकता था। डॉक्टर फैसल के हौलनाक जुर्म में वो भी बराबर का शरीक था। डॉक्टर फैसल के पास ऐसे सबूत मौजूद थे जिनके बिना पर डॉक्टर अरशद को भी अगर फांसी नहीं तो उम्र कैद की सज़ा ज़रूर हो सकती थी। यही वजह थी कि वो डॉक्टर फैसल को नाराज़ नहीं कर सकता था और उसकी हर बात पर लाश की तरह बेचूं चरां अमल करता था। असल में वो भी एक लाश थी जिसे डॉक्टर फैसल ने अपने कब्जे में कर रखा था। अरशद का ज़मीर उसे हर वक्त मलामत करता रहता था, लेकिन वो इस मलामत को बर्दाश्त करने पर मजबूर था। कमरे में आकर डॉक्टर फैसल बड़े सुकून के साथ सोफे पर लेट गया। उसकी हालत एक ऐसे शिकारी की सी थी जो रात भर मचान पर बैठा रहा हो और पिछले पैर शेर को शिकार करके वापस अपने डाक बंगले में आया हो। उसके चेहरे पर इत्मीनान के असरात थे और उससे यूं लगता था जैसे वो एक तवील और सब्र आजमाने वाले कठिन सफर के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा हो। उसने डॉक्टर अरशद के लिए चाय बनाते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मेरी फतह की खुशी में मेरे साथ चाय नहीं पियोगे? जरूर जरूर, अरशद ने फौरन जवाब दिया। हकीकत ये थी कि अब वो भी डॉक्टर फैसल से डरने लगा था, क्योंकि लाश उसके कब्जे में थी। वो जिसे चाहे उसकी मदद से कत्ल करवाकर गायब कर सकता था। अरशद को इतना जरूर एहसास हो गया था कि डॉक्टर फैसल की नीयत अच्छी नहीं और ये कि उसके दिल में शैतान ने अपना घर बना लिया है। जेल में जब इंस्पेक्टर और बहराम ने अचानक लाश को गायब होते देखा होगा तो उन्हें किस कदर हैरत हुई होगी। डॉक्टर फैसल ने कहका लगाते हुए कहा, अहमक लोग। अरशद ने कहा, लाश को अचानक गायब होते देखकर उन्होंने क्या समझा होगा डॉक्टर? यही कि लाश एक प्रेत है। तुम्हारे ख्याल में बहराम मामले की तह तक नहीं पहुंच गया? पहले मेरा ख्याल था, मगर अब नहीं है, इसलिए कि अगर वो मामले की तह तक पहुंच गया होता तो लाश को खुले बंदों जेल की कोठरी में बंद न करता और उसकी तस्वीरें भी अखबारों में ना छपवाता। हो सकता है ये इल्म ना हो उसे कि हम लाश को गायब भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। बहरहाल एक बात यकीनी है, वो ये कि बहराम को हमारी तख्लीक के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है और अब वो सिर्फ किसी सबूत का इंतजार कर रहा है। जिस रोज़ उसे सबूत मिल गया वो हमें गिरफ्तार करवा देगा। हमारा काम यह है कि उसे थोड़ा सा भी सबूत मुहैया न करें। लाश के गायब हो जाने के बाद उसका रद्द अमल क्या होगा डॉक्टर? क्योंकि वो हर बात पुलिस इंस्पेक्टर से छुपाता है और अपने तौर पर मामले की तफ्तीश कर रहा है। डॉक्टर फैसल ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वो उसे साइंसी तौर पर समझने की कोशिश कर रहा होगा। डॉक्टर अरशद ने कहा, उसे इतना तो ज़रूर यकीन होगा कि लाश हमारे कब्जे में वापस आ गई है। मेरा ख्याल है कि उसे मालूम हो चुका होगा और जब हमारी लाश ने शहर में कोई वारदात की तो उसे यकीन करने में कोई शक नहीं रहेगा कि लाश हमारे ही कंट्रोल में है। क्या इस सूरत में वो हमें गिरफ्तार नहीं करवा देगा? अव्वल तो वो बगैर के सबूत के ऐसा नहीं कर सकेगा। अगर उसने हमें गिरफ्तार करवा भी दिया तो इससे उसे क्या फ़ायदा होगा? हम लाश को फ़ज़ा में गायब कर देंगे, ट्रांसमीटर को किले में ऐसी जगह छुपा देंगे जहां से वो सारी ज़िंदगी भी तलाश ना कर सकेगा। आखिर तंग आकर उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को तो हमने बेबस करके रख दिया है डॉक्टर। फैसल ने एक फातिहाना कहका लगाया और कहने लगा, इसीलिए तो मैंने लाश की गर्दन में ट्रांसमीटर लगाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। जब तक लाश हमारे कंट्रोल में नहीं थी हम बेबस थे। अब लाश हमारे हुक्म के मातहत है और पुलिस बेबस है। डॉक्टर अरशद ने महसूस किया कि लाश के साथ साथ वो भी डॉक्टर फैसल के शैतानी इरादों के कब्जे में आ गया है। अब वो ये मालूम करने को बेताब था कि डॉक्टर फैसल लाश से किस किस्म का काम लेना चाहता है। इस ख्याल से अरशद ने डॉक्टर से कहा, मेरा ख्याल है हमें इस लाश की मदद से दूसरे मुल्कों से बाज़ ऐसी दवाएं मंगवानी चाहिए जो यहाँ नहीं हैं और जिनके ना होने से बहुत से मरीज मर जाते हैं। डॉक्टर फैसल ने नाक सुकेड़ कर कहा, अव्वल तो ये लाश इतने लंबे सफ़र पर नहीं जा सकती और फिर दवाएं तो ज़रा सी कोशिश के बाद हम वैसे भी मंगवा सकते हैं। मैं तो लाश से इस किस्म का काम लूँगा जो हम और तुम नहीं कर सकते। मसलन ये कि
डॉक्टर फैसल खामोश हो गया, फिर सर को झटक कर बोला, ये वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे अस्पताल का एक चक्कर लगाना चाहिए। डॉक्टर अरशद भी उठते हुए बोला, मैं भी घर जाकर आराम करता हूँ, आज बड़ी सवेरे उठा था, नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर खुदा हाफिज। डॉक्टर अरशद ने हैरानी से फैसल को देखकर कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक नहीं छोड़ दोगे? ओह हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दोनों डॉक्टर कमरे से निकलकर नीचे आ गए। फैसल ने गैराज में से कार बाहर निकाली, अरशद उसके साथ बैठ गया और कार अरशद के घर की सिमत रवाना हो गई। रास्ते में अरशद ने कोई बात ना की। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि डॉक्टर फैसल एक खतरनाक सफर पर चल पड़ा है। वो जरूर लाश की मदद से शहर में तबाही और बर्बादी फैलाने का इरादा रखता है। वो उसे इस नापाक इरादे से बाज भी नहीं रख सकता था, इसलिए कि वो बेबस था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ज़रा उसने डॉक्टर फैसल के खिलाफ बगावत कर दी तो वो लाश के जरिए उसे कत्ल करवा देगा। लाश कब्जे में आ जाने से डॉक्टर फैसल की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया था। वो जो चाहे कर सकता था। चुनाचे डॉक्टर अरशद मजबूर था कि डॉक्टर फैसल की हाँ में हाँ मिलाता रहे। कार उसके फ्लैट के सामने रुक गई। खुदा हाफिज अरशद। अरशद खुदा हाफिज कहकर कार से उतर गया। अपने कमरे में आकर वो देर तक सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो पुलिस को इतला कर दे? ऐसी सूरत में डॉक्टर फैसल उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोचते सोचते उसका सर दर्द करने लगा। उसने नींद लाने वाली गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका छठा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अगली वीडियो पर पहुंच जाइए।